हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा ग्रुप में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री हम पूरी कवर कर चुके हैं इन्हीं नोट्स के थ्रू। बस अब अर्थव्यवस्था कवर करनी है, दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। हिस्ट्री 5 वीडियोज़ के थ्रू पूरी कवर है। जितने भी क्वेश्चंस या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से, जितने ही बन सकते हैं, वो सब कवर किया गया है इसके हिस्ट्री के थ्रू। तो अगर आपने वो 5 वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर जाकर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उनसे, मेरा विश्वास मानिए। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की। जो इकोनॉमी है उसमें भी इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है, वो हमारी ज़रूर पूरी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। और शेयर कीजिए अगर अपने दोस्तों से, अपने भाइयों बहनों से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो सब बिना किसी देरी के आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो हम अभी देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। ठीक है, देखो, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध में परिभाषित करते हैं तो जो उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। 1776 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। कब लिखी है? 1776 में लिखी है। को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गत स्रोत माना जाता है। उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो उसमें पहला प्रकार आता है कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेचर इसका एग्जाम्पल है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो उसका जो आता है एग्जाम्पल के तौर पर दास कैपिटल, जो किताब लिखी है किसने? कार्ल मार्क्स ने। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो उद्धृत माने जाते हैं वो मेनार्ड कीन्स हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स। कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के और कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इसमें पाए जाते हैं। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करता है और इसे किस मूल्य पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की भूमिका लगभग नगण्य ना के बराबर होती है। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उदाहरण अमेरिका ब्रिटेन। सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव पॉइंट्स: तेज आर्थिक विकास, लाभ की अधिक संभावना, अधिक अतिव्यक्ति आय, अधिक घरेलू उत्पादन, व्यक्ति द्वारा अधिक भौतिक संसाधनों का उपयोग। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है? पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका ब्रिटेन में होता है। ठीक है, तेज आर्थिक विकास होता है, लाभ की अधिक संभावनाएं होती हैं, अधिक प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है, जीडीपी ज़्यादा होती है और व्यक्ति द्वारा भौतिक संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके नकारात्मक पहलू क्या है? आय का असंतुलन रहता है, कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा अमीर है। उत्पादन में असंतुलन रहता है, क्षेत्रीय असंतुलन रहता है, मंदी का संभावना रहती है। ठीक है, मंदी की संभावना भी इसमें रहती है। विभिन्न प्रकार के शोषण का ज़्यादा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत की। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, कीमत और आपूर्ति का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था इसके दो रूप है। समाजवादी अर्थव्यवस्था लेनिन द्वारा रूस में 1921 में स्थापित। समाजवादी अर्थव्यवस्था लेनिन द्वारा रूस में 1921 में स्थापित। ठीक, और दूसरा क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था माओ से तुंग द्वारा 1949 में स्थापित। सकारात्मक पहलू क्या है? साम्यवादी की अर्थव्यवस्था में असंतुलन नहीं रहता, मंदी का प्रभाव नगण्य रहता है, जन कल्याणकारी प्रोग्राम अधिक होते हैं। नकारात्मक पहलू क्या क्या? आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी, सार्वजनिक आय में कमी रहेगी, निम्न जीवन गुणवत्ता रहेगी। उदाहरण रूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि। ये सब किसके? साम्यवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। अब आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। 1948 में जारी प्रथम औद्योगिक क्रांति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीतियों को अपनाया गया, अर्थात उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक प्लस निजी नियंत्रण और उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण प्लस लाभ होता है। यह संकल्पना जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित
अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद 1991 से पूर्व तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सुझाव समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव हुआ था और अधिक था, लेकिन 1991 के बाद इसका झुकाव पूंजीवादी की ओर और अधिक हो गया। ठीक है, पूंजीवाद की ओर अधिक हो गया। 1991 के बाद पूंजीवादी की ओर झुकाव कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संविधान के साथ धोखा माना जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देश तत्वों आदि में समाजवादी उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है। अतएव बगैर प्रस्ताव में संशोधन के पूंजीवाद को अपनाना सही नहीं। सरकार के द्वारा इसका खंडन किया जाता है और कहा जाता है कि पूंजीवाद की ओर झुकाव के बावजूद अभी भी मुरन्य उद्देश्य जनकल्याण ही है। क्या है? जनकल्याण ही है। अब उदाहरण देख लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के, तो कौन कौन से हैं? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब उदाहरण हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, वे बंद अर्थव्यवस्था कहलाती हैं, अर्थात नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। GNP GDP अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो सेक्टर आते हैं वो हम देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक, अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। उदाहरण कृषि और कृषि संबंध गतिविधियाँ, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल, रॉ मटेरियल की तरह उपयोग किया जाता है। उदाहरण निर्माण उद्योग, लोहा इस्पात, वस्त्र वाहन उद्योग, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में ये खनन वगैरह, खनन, कृषि, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। खनन, पशुपालन, मत्स्य, खनन, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जबकि विद्युत, गैस, निर्माण उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वाहन, ठीक है, उद्योग, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जलापूर्ति भी किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी में आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन एवं संचार हो गया, बैंकिंग, बीमा हो गया, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब क्षेत्र कैसे हैं? तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा की जाती है। पर्यटन हो गया। वर्तमान में भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही है एवं सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, जैसे जैसे आपका थर्ड जो सेक्टर है, थर्ड सेक्टर, उसमें योगदान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी GDP स्ट्रांग होगी। GDP कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। ठीक, बढ़ते हैं हमारे आगे की फैक्ट्स की ओर दोस्तों। अब पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। इसी समिति की सिफारिश से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कंज्यूमर परामर्श निकाय के रूप में किया गया। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष के कैबिनेट मंत्री के समान रैंक दी जाती है। रैंक दी जाती है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया एवं उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका क्वेश्चन बनता है। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। योजना आयोग के सभी सदस्य नीति आयोग के भी सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सभी सदस्य नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। योजना आयोग के सभी सदस्य नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं का अनुमोदन करना है, एग्जीक्यूशन, अनुमोदन करना है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं का अनुमोदन करना है, अनुमोदन करना है। ठीक है, अब योजना अवकाश कब कब पड़े वो देख लेते हैं। योजना अवकाश, ठीक, योजना अवकाश 1966 से 1969, ठीक है, योजना अवकाश पड़ा। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। मुख्य कारण भारत पाक युद्ध 1965 एवं सूखा रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर पर हो सकी।
1967 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। अनवरत योजना, अनवरत या अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार डी.टी. लकड़वाला को जाता है। रोलिंग प्लान 1978 से 83 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन 1980 में पुनः इंदिरा गांधी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं योजना अवकाश 1990 से 92 वाले में। 1990 से 91 एक वर्षीय योजना बनाई गई। 1991 से 92 मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट था। ये योजना अवकाश का। अब पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं लाइन से। पंचवर्षीय योजनाएं, पहली 1951 से 56, ठीक है। जीडीपी की वृद्धि दर किसमें कितनी थी? लक्ष्य था 2.1 का और मिला 3.6, ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन वृद्धि। कई सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई। भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी में शुरुआत की गई। ठीक, दूसरी का टाइम पीरियड है 56 से 61। 56 में खत्म हुई तो दूसरी 56 से 61। उसमें 4.5 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन मिला 4.1 का मिला। पीसी महालोब इस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य क्या थे? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि था। इसमें कृषि पर विकास देना था, दूसरे में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि था। ठीक, और दूसरी में क्या था? भारी उद्योगों का विकास, समाजवादी समाज की स्थापना थी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला उड़ीसा के इस्पात संयंत्र इसी के समय टाइम पीरियड में लगाए गए। तो तीसरी जो थी 1961 से 66, 56 से 2 इसका लक्ष्य था 5.6 का, लेकिन मिला इसमें 2.8 ही। ये सबसे खराब रही थी। इस मामले में देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ठीक है, इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसमें लगाएगी। किसमें? तीसरी वाली में। 1964 में बोकारो वाली लगाई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, अभूतपूर्व सूखा था। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974, 5.7 का लक्ष्य रखा गया, 3.3 मिला। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कहता विकास की प्रक्रिया तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। इस योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। श्वेत क्रांति इस योजना काल की प्रारंभ की गई। श्वेत क्रांति, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। 74 से 69 तक था, लेकिन चली कहाँ तक? 78 तक। 4.4 लक्ष्य था, मिला 4.83। गरीबी उन्मूलन किसका था? 5वीं का। तथा आत्मनिर्भरता, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना समाज के कमजोर वर्गों के लिए। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, किसमें? 5वीं में। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत की हुई। काम के बदले अनाज योजना की प्रारंभ की। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 4.2 का लक्ष्य रखा गया, 5.7 का मिला। मुख्य उद्देश्य गरीबी और रोजगार वृद्धि था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा इसी में दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना इसमें ही होती है। अब आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच, 5 लक्ष्य था, मिला 6.2। यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। 7वीं प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादन बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया, इस योजना में दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद योजना आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 5.6 लक्ष्य था, 6.8 मिला। मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसी कारण प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 रखी गई, प्रारंभ की गई।
मेला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त करना भी इसे योजना का लक्ष्य था, मेला ढोना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 6.5 का लक्ष्य 5.4 मिला। मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 8 वाला लक्ष्य मिला 7.5। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 10वीं के उद्देश्य क्या था? मुख्य गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। उसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, न का लक्ष्य 8.3 मिला। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं अधिक समावेशी सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9 से संशोधित 8, मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक समावेशी धारणीय विकास। ठीक है, ये इसके उद्देश्य था। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्र के संगठन एक निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियां का भी निर्धारण किया जाता है। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना है। ठीक है, गरीबी निवारण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया आया। इस पुस्तक में भारत के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। इसमें 15 वर्षीय योजना की बात की गई। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। आरदेशिर सराद 1944 में बॉम्बे प्लान। 1944 में भारत सरकार नियोजन एवं प्लान विकास विभाग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। गांधीवादी योजना किसने बनाई? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने बनाई। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना बनाई। देखो, सबसे पहले देख लो 1944 में आया बॉम्बे प्लान। ठीक है, 15 वर्षीय योजना की बात की गई। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। 1944 में ही नियोजन एंड प्लान डेवलपमेंट नाम एक नया विभाग खोला गया। ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विभाग नया खोला गया और इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना बनाई और 50 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई। ये सब योजनाएं से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इन्हें बता दिए गए दोस्तों। अब आता है हरित क्रांति और दुग्ध एवं ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजें, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकों प्रयोग को बढ़ावा देने, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के लिए नाम से जाना जाता है। ये सब हरित क्रांति के अंदर आता है। ठीक है, 1965 के बाद 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गैड लिखा है, गॉड होगा, द्वारा प्रयुक्त किया गया था। इस क्रांति की आधारशिला 1905 में मैक्सिको 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई इस क्रांति की आधारशिला। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं, तत्पश्चात चावल के उत्पादन में की। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ वर्ष 1966-67 में हुआ। भारत में 1966-67 में हुआ। इसके दूसरे चरण 1981 से 95 में
वर्ष 1983 में तक इसमें चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया था। हरित क्रांति का विस्तार बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हो गया। 81 से 95 दूसरा चरण। तीसरे चरण में यह क्रांति 95 से प्रारंभ हुई। तीसरे चरण में यह क्रांति 95 से प्रारंभ हुई। यह क्रांति भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच गई। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल मैक्सिकन गेहूं था। हरित क्रांति के कारण उत्पन्न समस्याएं। खाद्यान्नों में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन पर अधिक बल दिए जाने के कारण दलहन, तिलहन आदि की बुआई क्षेत्र में कमी आई। ये इसका पहला क्या था, ड्रॉबैक था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों में लाभान्वित हुए। अधिकांश राज्यों को इसका लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई। ठीक। उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। अत्यधिक सिंचाई के कारण भौम जल स्तर में कमी आई। अत्यधिक सिंचाई के कारण इंद्रधनुष क्रांति। 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया। 2008 में 28 जुलाई 2008 को इंद्रधनुष क्रांति। आगे जो हमें देखना है वो देखना है महत्वपूर्ण कृषि क्रांति। ये हम टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें। मेरी आपसे यही गुजारिश है। वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।